काठमांडू का मौसम तेजी से बदल रहा था। तकलीफ दे सर्दी अब खुशगवार खुनकी में बदल चुकी थी। मैंने होटल इंतजामिया के जरिए अपने कमरे की दोनों खिड़कियों पर मजबूत ग्रिल और जाली लगवा ली। इसकी असल वजह ये थी कि मैं अपने कमरे को दस्ती बम के हमले से महफूज करना चाहता था। मेरे फ्लोर पर बाहर से पिस्टल या राइफल से हमला करना तो नामुमकिन था, लेकिन दस्ती बम कारगर होता। ये एहतियाती तदबीर भी मैंने मरियम की जिद से मजबूर होकर की थी। महाजिरों के लिए अफगान एयर के जहाजों का हतमी शेड्यूल भी आ गया था। पहला जहाज 10 अप्रैल को और फिर बाकायदगी से हफ्ते में 2 परवाजें आनी थीं। पहली परवाज पर जाने वाले महाजिर खुशी से फूले न समा रहे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाने में गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी थी। महाजिरों ने मेरे पास भी टोलियों की शक्ल में आना शुरू कर दिया था। वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि मैं अपने असर और रसूख से सिफारत खाने की जारी करदा लिस्ट में उनके नाम लिखवा सकता हूँ। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि सिफारत खाने में मेरे असर और रसूख का ये आलम है कि मेरे सिफारशी महाजिरों को तो शायद आखिरी फ्लाइट पर भी जगह न दी जाए। इन महाजिरों में बहुत से ऐसे भी थे जो महीनों नहीं बल्कि बरसों से यहाँ मुकीम थे। जब वो आए थे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर उनके अफराद खाना की तादाद 4 थी तो अब वो 4 के 5 या 6 हो चुके थे। अपनी गफलत या सिफारत खाने की सर्द महरी के बायस वो नौमौलूदों की रजिस्ट्रेशन न करवा सके और सिफारत खाने ने इसी को बुनियाद बनाकर उन्हें अब तक काठमांडू में रोक रखा था। बाज महाजिरों को काठमांडू की पुरअमन जिंदगी इतनी पसंद आई कि उन्होंने वहीं मुस्तकिल क़याम का फैसला किया और जितने अरसे तक नेपाल हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान जाने पर मजबूर न किया वो काठमांडू में ही मुकीम रहे। मैंने बुजुर्ग शायर से जो अब माशाल्लाह अयालदार हो चुके थे और मोहसिन से पूछा कि अगर वो चाहें तो मैं शुरू की चंद परवाजों में उनके जाने का इंतजाम कर दूं। मोहसिन ने तो साफ इनकार कर दिया। बुजुर्ग शायर ने शर्माते हुए कहा कि बेगम उम्मीद से हैं, इसलिए बच्चे की पैदाइश के बाद ही वो पाकिस्तान जाएंगे। उन दोनों के इनकार की असल वजह ये थी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। यहाँ काठमांडू में कोई और न सही, मुझ पर उन्हें ये यकीन जरूर था कि मैं उनकी देखभाल और जरूरियात का ख्याल रखूंगा। मैंने उन दोनों के लिए पाकिस्तान पहुंचने के बाद की फौरी जरूरियात के लिए 10-10 हजार रुपए मरियम के वालिद के पास जमा करवा दिए और उन दोनों को भी बता दिया कि पाकिस्तान रवानगी से कबल वो ये रकम हासिल कर लें। मैंने ये इंतजाम इसलिए किया था कि मैं खुद अपने मुतालिक कोई बात भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता था। अचानक ही मेरी पाकिस्तान वापसी का हुक्म भी आ सकता था और ये भी ऐन मुमकिन था कि मैं दुश्मनों की अंधी गोलियों का निशाना बन जाता। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से भी हर 10-15 रोज बाद फोन पर बातचीत होती थी। मैं अपने महकमे को भेजी जाने वाली हर डाक में अपने घर वालों के लिए खत जरूर भेजता था, जिनका जवाब भी उसी जरिए से मुझे मिलता था। मुझे मिलने वाले खतूत का कुछ हिस्सा हमेशा स्याही से मिटा हुआ होता था। पाकिस्तानी महाजिरों की देखा देखी मैंने बजरिया रजिस्टर्ड डाक कई खत डायरेक्ट अपने घर भेजे थे, जिनका कोई भी जवाब मुझे मौसूल न हुआ। एक रोज खिलाफ मामूल दिन के 10-11 बजे मोहसिन मेरे होटल में आया। उसने बताया कि तमाम गैर मुल्कियों के खतूत बड़े डाक खाने में एक मेज पर रख दिए जाते हैं, जहां से सब अपने अपने खत छांट कर ले जाते हैं। रजिस्टर्ड खत भी डाक खाने के एक क्लर्क के पास होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कार्ड या पासपोर्ट दिखाकर हासिल किए जाते हैं। आज जब वो अपना रजिस्टर्ड खत लेने उस क्लर्क के पास गया तो उसके पास आसिफ अली के नाम के 4 खत थे और मुझे यही बताने के लिए वो आया था। मैं फौरन ही तैयार होकर मोहसिन के साथ डाक खाने पहुंचा और 4 भारी भरकम खतूत वसूल किए। उसी तेजी से मैं अपने होटल में वापस पहुंचा। परदेश में पुरकठिन हालात में जिंदगी गुजारने वाले को घर से खत मिलने से जो खुशी और मुसर्रत होती है, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। मैंने मोहसिन को रुखसत किया और अपने कमरे में जाकर खत जेब से निकाले। मैं अपनी वालिदा और बीवी की तहरीर को खूब पहचानता था। 2 खत मेरी वालिदा के और 2 बीवी के थे। मैंने पहले वालिदा के खत खोले। दोनों खतों में ढेरों दुआओं के साथ ये शिकवे थे कि मैं वापस क्यों नहीं आता। मेरे लड़के शुजा के मुतालिक लिखा था कि वो वॉकर के जरिए बहुत जल्द बगैर सहारे के चलने लग गया है और अब अक्सर पूछता है कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। वालिदा ने ये भी लिखा था कि कोई ऐसी ही मजबूरी होगी जिसके बायस मैं इतने सालों से घर नहीं आया। उनके इस फिक्रे से मेरी आंखों में आंसू छलक आए कि जल्द वापस आने की कोशिश करो, कहीं तुम्हें सीने से लगाने की हसरत लिए ही मैं कब्र में न चली जाऊं और फिर जब तुम आओ तो रोओगे तुम मजार पर, रोएंगे हम मजार में वाली बात ना हो। मेरी ये जाती बातें गो के मेरी आप बीती से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक जरूर है।
جس کا انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میری والدہ اپنے زمانے کی میٹرک اور اردو اور فارسی یکساں روانی سے بولتی اور پڑھتی تھیں۔ وہ انتہائی حساس اور شوہر پرست تھیں۔ ان کی انہی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر دی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائی اور شہر کی رہنے والی اس خاتون نے میرے والد کے انتقال کے بعد پورے 34 برس ہمارے گاؤں میں گزارے اور میرے ہمراہ ہونے کے سوا کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا اور میرے والد کے پہلو میں دفن ہوئی۔ میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے خطوط کا آدھے سے زیادہ حصہ تو حافظ اور اقبال کے اشعار سے بھرا ہوتا۔ جب میں نے اپنی بیوی کے خط کھولے تو پہلا مجدہ تو یہ پڑھا کہ اس نے گھر میں اپنا چولہا الگ کر لیا ہے۔ میرا تمہاری ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اور آئندہ اپنی تنخواہ مجھے علیحدہ بھیجنے کا انتظام کرو۔ جب میں خط کے ان الفاظ پر پہنچا جہاں میری بیوی نے میری والدہ کو بڑھیا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا اور بغیر پڑھے میں نے اس کے خطوط پھاڑ دیے۔ میری والدہ کے متعلق ایسے گھٹیا الفاظ والے خطوط میں پڑھنا تو کجا اپنے پاس رکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت میں تربیلا ڈیم بنانے والی غیر ملکی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت PRO ملازم تھا اور میں نے خود اپنے حساس محکمے کو اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس انتہائی خطرناک کام کے لیے والنٹیئر کرنے میں اگر 80% وجہ میرے اپنے وطن سے محبت اور شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تھی تو 20% وجہ گھر کی بے سکونی اور اس کا کوئی حل نہ ملنے پر اس سے فرار حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان واپسی کے بعد میں نے صرف چند ماہ بمشکل گھر میں گزارے۔ 2 سال پشاور میں ملازمت کی اور ایک دوسرے مشن میں صرف کیے، پھر 7 سال سے زیادہ عرصہ سعودی عرب اور 8 سال سنگاپور میں رہا اور ان 17 سالوں کے دوران میں مجموعی طور پر صرف 5 ماہ گھر میں رہا۔ میں جب بھی گھر آیا غیر ملکی سامان اور تحفے تحائف سے بھری ہوئی ویگن لایا اور ہمیشہ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوا، لیکن وقت سے پہلے واپس جاتے ہوئے میری آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے اور زبان پر دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کا عہد جسے میں اپنی والدہ کی آہوزاری کے باعث کبھی پورا نہ کر سکا۔ آئندہ کئی روز کوئی خلاف معمول بات نہ ہوئی۔ میرے صبح و شام بھی خاموشی اور روزمرہ کی مصروفیت میں گزرے۔ میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی رقم میں سے ابھی خاصے روپے موجود تھے۔ اس رقم میں سے میں نے پاکستان جانے والی ہر فیملی کو 3000 روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ بہت کم رقم تھی لیکن پاکستان پہنچتے ہی ان کو فوری مالی پریشانیوں سے بچا سکتی تھی۔ میرے سامنے صرف ایک مشکل تھی۔ پاکستان میں بھارتی کرنسی کا لین دین سختی سے ممنوع تھا اور نیپالی کرنسی کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ کٹمنڈو میں امریکی ڈالر بلیک میں بہت اونچے داموں ملتے تھے۔ حکومت پاکستان اور میرے محکمے کے لیے بھارتی کرنسی خاصی کشش رکھتی تھی۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان امریکی ڈالر بھیجتی تھی اور ان میں نیپال میں ہمارا سفارت خانہ بھی شامل تھا۔ حکومت پاکستان کو تو اس نہایت معمولی بھارتی کرنسی سے دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے جب اپنے محکمے کو اپنی ڈاک میں 15 لاکھ بھارتی کرنسی بھیج کر یہ لکھا کہ اس کے عوض 15 لاکھ پاکستانی روپے مجھے بھیج دیں تو واپسی ڈاک میں ہی پاکستانی کرنسی مجھے مل گئی۔ بھارت میں رہائش کے دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ میرا محکمہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متعدد گروپس کو جو بھارتی کرنسی بھیجتا تھا اور جو روپیہ بھارت میں ہمدردوں سے یہ گروپ حاصل کرتے تھے ان سب کی ادائیگی پاکستان کے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر سے امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ میں کی جاتی تھی۔ یہ پاکستانی روپیہ ملنے سے 500 مہاجر خاندانوں کے لیے زیادہ راہ کا انتظام ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق افغان ایئر کے فلائٹ شیڈیول میں 500 سے کم ہی مہاجر خاندان اس سیزن میں پاکستان جا سکتے تھے۔ مریم اور میں نے 500 لفافوں میں 3-3 ہزار روپے رکھے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر ہم یہ لفافے جانے والے مہاجروں کو بطور تحفہ دیں گے اور پہلے سے کسی کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ نئے مہاجروں کی آمد بھی ابھی جاری تھی، اگرچہ اس میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ ابھی فلائٹس شروع نہیں ہوئی تھیں اور یہ اپریل کی غالباً 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو میرے ہوٹل کی کافی شاپ میں اسرائیلی جاسوسہ میری منتظر تھی۔ ریسپشن سے مجھے اس کے متعلق پتہ چلا۔ وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سر پر رنگ برنگی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کا ہار پہنے اور چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں لگائے اس نے خود کو پہچانے نہ جانے کی کافی حد تک کامیاب کوشش کی تھی۔ میں اس کے ٹیبل پر گیا اور اس کی آمد کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں آئی ہوں۔ بھارتی سفارتکاروں نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔
हमारे 2 एजेंट आइंदा 2-3 रोज में अमरीकियों के भेस में तुम्हारे होटल में ठहरेंगे और तुमसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करेंगे। उनके पास असलहे के अलावा बेहोश करने वाली गैस भी है, उनसे बच के रहना। ये कहते हुए उसने फिल्म का एक रोल मुझे दिया। बोली, इस रोल में उनकी कई तस्वीरें हैं जो मैंने खुफिया तौर पर अपने सिफारत खाने में उतारी हैं। मैं अपने सिफारत खाने से सीधी यहाँ आई हूँ। फिल्म खुद धुलवा लेना। तुम्हारे एहसान का सारा तो नहीं, लेकिन कुछ बदला मैंने उतार दिया है। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। कॉफी और सैंडविचेस का बिल तुम अदा कर देना। ये कहते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और नशे में होने की एक्टिंग करते हुए हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करती हुई होटल से बाहर जाकर अंधेरों में गायब हो गई। मैंने अपने लिए कॉफी मंगवाई और खासी देर तक वहां बैठा उस इस्राएली लड़की के किरदार के मुतालिक सोचता रहा। अपने वतन और कौम के लिए जासूसी करना उसका पेशा था, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन हम दोनों अपने पेशों के अलावा इंसान भी थे और इंसानी हमदर्दी के तहत एहसान करना और एहसान का बदला चुकाने का जज्बा दूसरे इंसानों की तरह हमारी फितरत में भी शामिल था। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस जज्बे से आरी नहीं। कुत्ते से लेकर हाथी और चिड़िया से लेकर बाज तक सब जानवरों और परिंदों में ये जज्बा मौजूद है। अगले रोज मैंने मोहसिन को ये फिल्म रोल दिया, जिसे डेवलप और प्रिंट निकलवा कर वो शाम को आ गया। दोनों इस्राएली एजेंटों की 6 वाज़ेह तस्वीर थीं। मोहसिन को उनके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी गैर मामूली हरकत और खुद पर काबू न रख सकने की वजह से इन इसराइलियों को चौकन्ना कर देता और बेचारी इसराइली जासूसा मुफ्त में मारी जाती। मरियम की मोहब्बत, खुलूस और मेरी सलामती के लिए उसके मुतफक्किर होने के बायस मैं उसके सामने इतना बुज़दिल बन गया था कि मैंने इस नई आफत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। मैं मुसलसल नोट कर रहा था कि पाकिस्तानी लिबास पहनने, उर्दू सीखने और हर रोज मुस्तकबिल के प्लान बनाने के बावजूद उसके चेहरे की शादाबी कम हो रही थी। मैं जब भी मुस्तकबिल के मुताल्लिक उससे बातें करता, वो खलाओं में घूरने लगती जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन न हो और वो खलाओं में किसी से मेरी बातों की तस्दीक चाहती हूँ। इसराइली लड़की के मुताबिक दोनों इसराइली जासूस मुसल्ला थे और उनके पास बेहोश करने वाली गैस भी थी। मैंने इस जंगी उसूल को पेश नजर रखते हुए कि किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू, खुद पहले हमला करने का प्लान बनाया। जिस दिन उन्होंने होटल में चेक इन होना था, उसी रात मैंने उन्हें खत्म करने का मंसूबा बनाया। साइनाइड वाले मेरे सिलेंडर मरियम के पास थे और उसे मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से चीनी दोस्तों को समझाया कि मुझे उनका एक और गैस सिलेंडर दरकार है और वो मरियम को इस बारे में कुछ न बताएं। वो गैस सिलेंडर ले आए। गैस मास्क पहले ही मेरे पास मौजूद थी। अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी करके और मंसूबे को आखिरी टच देकर मैंने इसराइली जासूसों का इंतजार शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने अपने रोज के मामूलात में कोई फर्क न आने दिया। 2 दिन बाद मैंने उन इसराइलियों को कॉफी शॉप में बैठे देखा। मैं उनके करीब ही एक टेबल पर बैठ गया और कॉफी का ऑर्डर देकर सिगरेट निकाला। जेबों में माचिस तलाश करने के बाद मैं उनके पास गया और माचिस मांगी। सिगरेट सुलगा कर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना तारुफ आसिफ अली नाम से करवाया और उन्हें बताया कि पाकिस्तानी महाजिर हूँ और गुज़श्ता कई माह से इस होटल में मुकीम हूँ। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकन टूरिस्ट हैं और आज ही इस होटल में आए हैं। अपने शिकार को इतने करीब पाकर उन्होंने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी। मैं उनके साथ ही बैठ गया। वेटर मेरी ऑर्डर दी हुई कॉफी उसी टेबल पर ले आया। मैंने बिला झिझक ये कॉफी पी। उसमें किसी चीज की मिलावट का इसलिए एहतमाल नहीं था क्योंकि उसका ऑर्डर मैंने अपनी टेबल से दिया था। इसराइली सिफारतकारों ने महज खानापुरी और भारतीय मुतालबे को पूरा करने के लिए 3rd क्लास जासूस भेजे थे। इन बज़ाहिर अमरीकियों की अंग्रेजी ना तो अमरीकी तलफ्फुज में थी और ना ही अमरीका के मुताल्लिक उनकी मालूमात किसी पाकिस्तानी स्कूल के तालिब इल्म से ज्यादा थी। हम बातें करते हुए एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तोल भी रहे थे। उनके मुताल्लिक मेरा अंदाजा ये था कि ये जासूसी के इल्म से काफी हद तक नाबलद सिर्फ पेशावर कातिल थे। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद आज रात ही उनका काम तमाम करना और भी जरूरी हो गया था। उनसे रुखसत होकर मैं रिसेप्शन पर चला आया और इन अमरीकियों के मुताल्लिक पूछा तो मालूम हुआ कि उनका कमरा मेरे फ्लोर पर ही 15 नंबर था। मैं हस्बे मामूल शाम को मरियम के घर गया, लेकिन जल्द ही लौट आया और लॉबी में बैठकर मुख्तलिफ रिसालों की वर्कगर्दानी करने लगा। मैं चाहता था कि उन्हें उनके कमरे में जाता देख लूं तो फिर अपने कमरे में जाऊं। रात 10 बजे के करीब ये बाहर से वापस लौटे और सीधे अपने कमरे में चले गए। 20 मिनट का वक्फा देकर मैं भी अपने कमरे में चला आया। अपना गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयों वाला डिब्बा चेक किया। होटल में आतिशी असलहे के इस्तेमाल से 100% कत्ल की वारदात बनती थी। ठीक 11 बजे गैस मास्क लगाकर और गैस सिलेंडर हाथ में लिए मैंने अपने कमरे की बत्तियां बुझाईं और दरवाजे से बाहर झांका। हर तरफ खामोशी थी। मैं बेआवाज कदमों से चलता उनके कमरे के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। अंदर से आवाज आए, हु इज देयर? मैंने हत्तुल इम्कान अपनी आवाज बदलते हुए कहा, वेटर सर, 1 मैसेज फॉर यू सर। मैंने वेटरों जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। अंदर से आवाज आई, 1 मोमेंट।
मैं बाएं दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया क्योंकि दायां दरवाजा पहले खुलता था। गैस सिलेंडर मैंने इस तरह पकड़ा हुआ था कि गैस के खराज के बटन पर मेरी उंगली थी। मैं ये दुआ मांग रहा था कि दरवाजा खुलने से पहले कोई गेस्ट या वेटर इस फ्लोर पर ना आ जाए। दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ ही एक इसराइली वेटर से पैगाम लेने के लिए दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकला। सामने किसी को न देखते हुए उसने बाएं तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। मास्क वाला चेहरा देखकर उसे फौरी खतरे का एहसास हुआ। इधर मैंने उसके अपनी तरफ देखते ही सिलेंडर से गैस खारिज करने का बटन दबा दिया। बैक वक्त दो काम हुए। गैस उसके नथनों में घुसी और वो अपने बचाव के लिए पीछे हटा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। उसके गिरने से पहले ही मैंने उसे धक्का देकर अंदर फेंका और उसे फलांगते हुए दूसरे इसराइली के बेड पर जा पहुंचा। दरवाजा खुलने से अब तक सिर्फ 7-8 सेकंड ही गुजरे होंगे। दूसरे इसराइली ने कुछ न समझते हुए भी खतरे को भांपते हुए तकिए के नीचे से रिवॉल्वर उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मैं उसके चेहरे पर गैस फेंक चुका था। वो चंद लम्हे बिस्तर में ही फड़फड़ाया और ठंडा हो गया। मैंने पहले दरवाजा अंदर से लॉक किया और दोनों खिड़कियां खोल दी ताकि गैस निकल जाए। दरवाजे के करीब पड़े इसराइली की लाश को मैंने उसके बेड पर डाला। दोनों ने स्लीपिंग सूट पहन रखे थे। मैंने उनके हैंगरों पर लटके लिबास, मुख्तसर सामान और बेड्स के साथ जुड़ी साइड टेबल्स की तलाशी ली। तकियों के नीचे से 2 भरे हुए रिवॉल्वर, सामान में से फालतू गोलियां, 2 सिलेंडर और दोनों के बटवे मिले जिनमें अमेरिकी पासपोर्ट और थोड़े से डॉलर थे। दोनों के बटवों से मेरी एक तस्वीर भी मिली। ये तस्वीरें अखबारी नहीं बल्कि कैमरे से खींची हुई थी। पस मंजर में अन्नपूर्णा होटल था। किसी ने होटल से मेरे बाहर निकलते वक्त ये तस्वीर उतारी थी। मैंने खिड़कियां बंद की, ये सामान उठाया, कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब जलाया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया। उनका सब सामान, अपना पिस्टल, गोलियां, जहरीली सुइयों का डिब्बा, सिलेंडर और गैस मास्क एयर बैग में डाले और दरवाजा लॉक करके नीचे लॉबी में आ गया। होटल में मेरी उस रात दाखिले की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए रिसेप्शन पर किसी को बताए बगैर मैं आंख बचाकर होटल से बाहर आ गया और वैन लेकर सीधा मरियम के घर पहुंचा। मेरी आमद का सुनकर वो हड़बड़ा कर उठी। मैंने बैग उसके हवाले किया और कहा कि होटल में मुझसे 2 इसराइली जासूस मारे गए हैं। वो बैग को किसी महफूज जगह पर छुपा कर रख दे। मुझे फौरी वापस होटल पहुंचना है क्योंकि मेरी होटल में वापसी की एंट्री हो चुकी है। सारा वाकया उसे तफसीलन कल बताऊंगा। मरियम ने भी मुझे उस वक्त रोकना मुनासिब न समझा। मैं अपने होटल वापस पहुंचा। मेरी गैर हाजिरी किसी ने महसूस न की थी। कॉफी शॉप में कॉफी पीने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और लंबी तान कर सो गया। मेरी जहनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि दुश्मन को मारते वक्त मुझे इतना भी अफसोस नहीं होता था जितना किसी को चूहा मारने पर हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।